बुक आपको कल कल तक मिल जाएगी बुक आपको। उसमें हम कुछ क्वेश्चन ऐड कर देते हैं ना, जिस तरह से अभी जो जो लेटेस्ट आपको बुक मिलेगी ना, उसमें ऑटम 24 में जो पेपर है वो ऐड कर दिया। ठीक हो गया। और जो क्या कहते हैं, जो चैप्टर आई कैप सिलेबस चेंज करने के साथ ऐड कर देता है या माइनस कर देता है, तो वो भी डिलीट कर देते हैं या ऐड कर लेते हैं। ये चीज़ आती है। वैसे तो सिलेबस चेंज कोई नहीं हुआ। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो वो भी यूज़ कर लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि उसमें मैंने जस्ट जो नया जो पेपर हुआ उसका क्वेश्चन मैंने ऐड किया। ठीक हो गया जी। ले जी बच्चों, आज हमने शुरू करना है जी आईएएस, क्या कहते हैं, कैफ 3। कैफ 3 में बच्चों सबसे पहले हमें देखना है कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन। कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन से मुराद ये है कि एक चीज को 0 से लेकर 100% तक बनाने में खर्चा कितना आता है। मतलब आपने आलू लिए और आलू से आपने बनाए लेस। क्या बनाए? लेस। तो आलू से लेके लेस तक बनाने में टोटल खर्चा कितना है, डेट इज कॉल्ड कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन। लेस बनाने के बाद उसको दुकानदारों तक पहुंचाने पे जो खर्चा है वो प्रोडक्शन का खर्चा नहीं है। वो डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, सेल्स का खर्चा है, मार्केटिंग का खर्चा है, जो भी है वो प्रोडक्शन का खर्चा। जब लेस का पैकेट बन गया उसके बाद जो भी खर्चा आ रहा है वो प्रोडक्शन का खर्चा नहीं है। प्रोडक्शन से क्या मुराद है कि एक चीज को आपने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस होने के बाद कोई खर्चा भी प्रोडक्शन का खर्चा नहीं है। यहाँ तक की बात सुन लगी। तो आलू से लेस बनाने में बच्चों क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई होंगी? कौन कौन से खर्चे इस्तेमाल हुए होंगे, सोचो। आलू, लेबर, और बिजली, गैस, ठीक हो गया, और ऑयल, और पैकिंग मटेरियल वगैरह। ठीक है जी। तो वो सारे खर्चे जो आलू से लेस बनने में लगे, तो उन खर्चों को क्या कहेंगे? कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन। उसमें मटेरियल, लेबर, एफओएच तो आ गया सीधा सीधा, ऐसे ही है। एफओएच में सारे इंट्रा खर्चे आ गए। ठीक है जी बच्चों। तो कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन में कौन कौन से टॉपिक हैं या कौन कौन से चैप्टर हैं? एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, वही मटेरियल, लेबर, एफओएच, जॉब और सर्विस। ठीक है जी। उसमें फिर टाइप ऑफ कॉस्टिंग आ जाती है बच्चों। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो रेंट वगैरह होता है, अब्जॉर्ब करना होता है। जैसे आपने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इनकम स्टेटमेंट पढ़ी होती है, जो अपने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी में भी पढ़ी हुई है। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। ठीक हो गया। फिर आपने क्यूएम के अंदर भी एक टॉपिक पढ़ा था, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। याद आ रहा कुछ कुछ? नहीं याद आ रहा? क्यूएम पढ़ी है कि एग्जाम थी? ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा है क्यूएम के अंदर? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। हाँ जी बुजुर्गो। है? नहीं नहीं, वो 2 या 3 साल बाद है। दजाल दे आंदा वेट हो रहा है। कैसे कैसे लोग हैं यार। समझ लगी? ब्रेक इवन में आपने क्या पढ़ा था? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, उसको क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन। तो क्लास पढ़ा नहीं आया है? टाइयां छइयां लाइया ने मतलब। ठीक है जी। ब्रेक इवन पॉइंट में आपने पढ़ा था सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करें तो प्रॉफिट आता था। ठीक है जी। तो वो वाला जो तरीका है ना, वो उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। ये भी हमने पढ़ना है, ये भी हमने पढ़ना है। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से मुराद है कि जिस जिस एक्टिविटी को आपने इस्तेमाल करके चीजें बनाई हैं, उस एक्टिविटी का खर्चा उन चीजों में आना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल, ये क्लास हो रही है एक, इस क्लास को अरेंज करने में जो खर्चे हैं वो खर्चे इस क्लास के साथ अटैच होने चाहिए। वो किसी और क्लास के साथ अटैच
फॉर एग्जाम्पल कैंटीन वाला कैंटीन चला रहा है, तो उस कैंटीन वाले को अगर इस क्लास का बिजली का बिल डाल दें, वो तो चीखेगा। वो कहेगा मैं बिजली का बिल क्यों पे करा, मैं तो बिजली इस्तेमाल ही नहीं की थी। समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो जो एक्टिविटी वो कर रहा है उसके खर्चे उसको, और जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसके खर्चे इस क्लास को चार्ज होने चाहिए। लॉजिकली पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है बाहर, उसकी सैलरी इस क्लास को चार्ज होनी चाहिए, साथ वाली क्लास को, कैंटीन को, किसको चार्ज होनी चाहिए? वो पूरे कॉलेज को चार्ज होगी, उसमें जो कुछ भी आ रहा है। क्या सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, फर्ज करो कैंटीन से चीजें चोरी हो रही हैं, कैंटीन वाले ताला मार के 5 बजे चले गए, 6 बजे चोरी होगी, तो कैंटीन वाले कहेंगे भाईजान रसीद किसी ने पूछ नहीं सकते। सिक्योरिटी गार्ड को पूछा, वो कहता है भाईजान मैं तो जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो क्लासा का जिम्मेदार है बस। कह सकता है वो कहेगा जी मेरे सामने कल सामान लेके जा रहे थे, मैं कह जाओ, मैनू केड़ा सैलरी देंगे ने, मैं इन्हें दी चीज़ों का ध्यान क्यों रखा? क्या वो ये कह सकता है? नहीं कह सकता। इसका मतलब है सिक्योरिटी गार्ड हर चीज को सिक्योर करके बैठेगा। वो ये नहीं कहेगा कि ए कमरे मेरे सिर देने, बाकी कमरा दल्ला वारस। वो कह सकता है? नहीं कह सकता। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि जो जो बंदे जहां जहां पे बैठे हैं वो कौन कौन सा काम कर रहे हैं, जिस जिस काम को करने में वो रिस्पॉन्सिबल हैं, उसकी फिर सैलरी उन्हीं चीजों में चार्ज होगी। तो समझ आ रही बात है? अच्छा, ओवर अब्जॉर्ब अंडर अब्जॉर्ब ओवर, आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 9, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। याद आ रहा है कुछ कुछ? नहीं नहीं याद आ रहा है? मुकर जाओ मुकर जाओ। मुकर नहीं मैंने आपको देना। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है ना? पता नहीं कब पढ़ी थी। टेंशन में जिन्होंने महीना होया ना उन्होंने हालात ही तेरे वर्गे ने। चैप्टर 8 पढ़ा था आपने? ठीक हो गया। इसमें बच्चों आपने पढ़ा था ओवर अब्जॉर्ब और अंडर अब्जॉर्ब, एफ ठीक है जी। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग में ये वाले टॉपिक की बात हो रही है। ओवर अब्जॉर्ब और अंडर अब्जॉर्ब से क्या मुराद है? कि अगर एफ आपने ज्यादा रिकॉर्ड किए, हकीकत में खर्चे कम थे, तो वो क्या है? ओवर अब्जॉर्ब। और अगर आपने कम रिकॉर्ड किए, हकीकत में खर्चे ज्यादा थे, तो वो अंडर अब्जॉर्ब। हाँ हाँ, वाकई इंट्रोडक्शन तो करनी पड़ी है। ये भी स्किप कर दिया था। क्या क्या जुल्म करता है क्या कसम से। 281। ठीक है जी। खर्चे कौन कौन से आ रहे हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड और अदर ओवरहेड्स। ये खर्चे मिलके वर्किंग प्रोसेस में जाते थे, वहां से फिनिश गुड्स में, और वहां से सेल हो जाते थे। ठीक है जी। ये सारी चीजें उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ी हुई हैं। बरल उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब ये ना कहना कि इन्वेंट्री नहीं पढ़ी हमने, पढ़ी है। क्या भी एग्जाम सी है? मतलब सिलेक्टिव चैप्टर पढ़े हैं इंट्रो में। ये बंदा करे कसम। मतलब एक एक चैप्टर छड़ के एक एक पढ़ा है तो पेपर पास हो गया। आई क्या किडा यार, वैसे कैसे कैसे बच्चे ने पेपर पास हो गया, है ना? कि एक चैप्टर ही पूरा नहीं पढ़ा, पेपर पास। एवं तेरी तो 3 साल ਦੇ ਇੱਥੇ बैठा फंस गया बेचारा, उनकी करे। अच्छा, तो तेरा तो कलमा तो चिप्स वाला है, और टाइम टाइम उन्हें रेडी ला ली। ठीक हो गया। अन्य बार रुपया छाप रहा है, तो उन्होंने सारे आलू बेच के उन्होंने उसने ही टाइमो टाइम पे कहना बाहर निकले। वो भी पीआरसी करना आया थी।
अच्छा बाकी ध्यान नहीं कह रहे हैं कि जब तेन पता ही नहीं, अगले साल 2 साल बाद मैं छलियां की रेडी होते देख रहे हैं। नहीं ना उन्हें नहीं करना, ਜਿਹੜੇ फंसे हुए हैं ना इतने, उन्होंने साल बाद अकल आ जानी है। वो एक रेडी लेंगे, फिर रेत लेंगे, लकड़ियां लेंगे, छलियां लेंगे, और फिर भुन भुन के बेचेंगे। है ना, हजारों बच्चा इस मार्केट से घूमता फिरदा वेला छलियां खाएगा। है कि नहीं बिजनेस आइडिया? इतने टाइयां ला के बैठे हो तुसी, जाओ जाके टाइम से लकड़ियां परचेज करो, बाद चो महंगी हो जानी है। अच्छा जी बरल, अब बच्चों प्रोडक्शन की कॉस्ट में क्या क्या आएगा? सबसे पहले रॉ मटेरियल आलू, ठीक है जी। रॉ मटेरियल आपने बाय करना है, तो रॉ मटेरियल बाय करेंगे तो अप्लाई इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड मेजरमेंट टेक्निक फॉर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। आपने बच्चों इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा था एनआरवी का कंसेप्ट, याद आ रहा है कुछ कुछ कि नहीं याद आ रहा? क्या था एनआरवी का कंसेप्ट? क्या होता है? होंदा की है बस, क्या था ये? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट माइनस, घोर से भी माइनस होती थी, 15-20 साल पहले की गल है। अरे मैं सिर्फ वो चीज़ा पूछी जो तुम पढ़ी हुई ने, वो तो मैं पूछ नहीं रहा जो आपने नहीं पढ़ी। क्या एक एनआरवी में और चीज़ भी माइनस होती थी? सबसे पहले तो ये रियलाइज कराना मेरा मकसद है कि थोड़े तो बुढ़ापा आ गया है। भूल जाओ जवानी किधर गई, अब बचपन से सीधा कहाँ चले गए, विचकार एक चीज गायब हो गई। ठीक हो गया जी। तो बच्चों एनआरवी क्या थी? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अच्छा जी, अब उसके बाद रॉ मटेरियल आ गया बच्चों। रॉ मटेरियल में एनआरवी का कंसेप्ट, कॉस्ट का कंसेप्ट अप्लाई होगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इंडा खर्चे जितने भी हैं, ठीक है जी। इंडा खर्चे जितने भी हैं वो सारे हम यहाँ पे एफ पढ़ेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड जितने भी खर्चे आते हैं। फिर उसके बाद कौन सा खर्चा आएगा? लेबर का, कि लेबर को क्या क्या पेमेंट आपने करनी है। ठीक हो गया जी। ये सारे के सारे जो खर्चे हैं, ये पार्ट ए का हिस्सा है, और वो पार्ट ए कितने नंबर का आना है? 35 से 45 नंबर का आना है। इसमें कौन कौन से खर्चे हैं बड़े बड़े? और खोते और टोटल 3 खर्चे हैं, केड़े केड़े? हाँ, और लेबर और है, क्या बकवास करी जा रहे हो? 3 खर्चे हैं, बताओ जल्दी करो। 3 खर्चे हैं टोटल। नहीं, गलत। 3 खर्चे हैं। और है रॉ मटेरियल और फैक्ट्री और, तो कौन कौन से खर्चे दोबारा बोलो? रॉ मटेरियल, लेबर और एफ, वो फिक्स और वेरिएबल एफ की सब कैटेगरी है। मेन खर्चा है एफ है। ठीक हो गया जी। तो मटेरियल, लेबर और एफ, ये 3 टॉपिक जो हैं, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद है कॉस्ट फ्लो, वो कितने नंबर का सवाल है? 20 से 30 नंबर का। कॉस्ट फ्लो से मुराद है बच्चों ये जो लिखा हुआ है, ये आप पढ़ चुके हैं। ये देखो ऊपर लिखा भी हुआ उसने, चार्ट ऑफ अकाउंटिंग फ्लो इन एन इंटीग्रेटेड अकाउंट सिस्टम। यही कॉस्ट फ्लो है। कॉस्ट फ्लो से मुराद ये है कि कौन सी कॉस्ट कहाँ से निकल के कहाँ जा रही है। समझ आ रही है? जैसे यहाँ पे मटेरियल से, लेबर से और एफर्ट से सारे खर्चे निकल के कहाँ जा रहे हैं, और वहां से, और वहां से, ये है कॉस्ट फ्लो। कॉस्ट फ्लो का मकसद समझ आ गया? और बोलो तो सही। कॉस्ट फ्लो में क्या क्या चीजें आएंगी बच्चों? प्रोसेस कॉस्टिंग, बहुत मेजर टॉपिक है। 20 नंबर का सवाल आना है आपको, सीधा सीधा।
लाजमन कितने नंबर का सवाल है? 20 नंबर का। और प्रोसेस कॉस्टिंग सबसे ज्यादा टेक्निकल टॉपिक है। 99% प्रोबेबिलिटी है कि पेपर में कॉस्ट प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल ठीक नहीं होना, क्योंकि उसमें जितने टेक्निकल पॉइंट आते हैं ना, प्रैक्टिकली आप पेपर में टैली नहीं करके आ सकते। जैसे कैश फ्लो टैली नहीं ना होती है ना, ये बैलेंस शीट जैसे टैली नहीं होती है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल भी टैली नहीं होता। बहुत ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो तो जाके कोई बंदा कह सकता है कि सर मेरा सवाल टैली हो। आना ये 20 नंबर। और जब ये पेपर में बैठ के टैली करते हैं, टैली नहीं ना होता, नाल ही ब्लड प्रेशर लो, क्योंकि बस बाकी 80 नंबर भी गए हैं। पहले बाकी कर लिए, फिर करांगे। ठीक, ये तो हम तीसरी दफा कहने हैं, लेकिन जरा तू कह रहे हो तो करदा नहीं। अच्छा जी, उसके बाद है टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग का कंसेप्ट ये है कि आप पहले एक चीज का टारगेट रखेंगे कि यार ये चीज हमने बनानी है, और फिर ये चीज मार्केट में बेचेंगे तो कितने की सेल होगी। वहां से आप आइडिया लेते हैं यार इतने की सेल हो जाएगी, फिर आप उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो देखते हैं कि ये बनेगी कितने की। नहीं बात समझे? मतलब आपने गाड़ी सोची, यार एक गाड़ी में अगर ये फंक्शन हो तो लोग कितने की गाड़ी परचेज कर लेंगे। लोगों ने कहा कि 20 लाख की। अब आप कहते हैं कि कॉमन सेंस तो यही कहती है कि 20 लाख की कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। अगर तो 20 लाख की कॉस्ट आ गई तो फिर हम क्या कमाएंगे। बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो वो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं कि अगर ये मार्केट में 20 लाख रुपए की सेल होगी तो ये कितने की बननी चाहिए? 25 लाख की। हाँ। हाँ, 10 लाख की तो बनाएगा तो नाल तेरे काज लोगों ने पत्थर मारने कि तू गड्डी के नाम पे पीपा बेचना है। हाँ? और बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो आप फिर रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। पहले तो ये होता है ना कि आपने एक चीज बनाई फिर बेची। यहाँ पे क्या काम हो रहा है? उल्टा। उल्टा कैसे? कि पहले आप उस गाड़ी की कीमत लगवाएंगे मार्केट में, कितने की सेल होगी, उसके हिसाब से फिर क्या करते हैं, आप उसको बनाते हैं, तो फिर पता लगता है कि कितने की बनेगी। अगर तो 20 लाख रुपए की जो गाड़ी मार्केट में सेल हो सकती है, उसको बनाने में 25 लाख का खर्चा आ गया, तो आप बनाएंगे? वो नहीं बनाएंगे, फायदा ही कोई नहीं। इसी वजह से अगर आप नोट करें, पुराने जमाने की गाड़ियां मजबूत होती थी, नई आने वाली गाड़ियां मजबूत नहीं है, क्योंकि वो रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। यार ये गाड़ी इतने की सेल होनी है मार्केट में, तो अब कौन कौन से खर्चे कम करें कि हमें प्रॉफिट हो। तो वो खर्चे कम करते करते वो क्या कर रहे हैं? लोहा निकाल रहे हैं। वो बात समझ आएगी नहीं? वो लोहा निकाल रहे हैं क्योंकि उससे मटेरियल कम हो जाएगा, मटेरियल कम हो जाएगा तो बाय कम करना पड़ेगा, बाय कम करना पड़ेगा तो पैसे भी कम पे करने पड़ेंगे। और समझ आ रही बात की? तो वो फिर रिवर्स कैलकुलेशन है करते हैं। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड टारगेट कॉस्टिंग। अच्छा बरल, उसके बाद अगला है कंसेप्ट बच्चों, वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस का कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है क्यूएम में। व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस क्या होती है, क्यों पढ़ा? किस चैप्टर में पढ़ा था? चैप्टर 8 में। व्हाट इज वेरिएंस? फार्मूला वेरिएंस। अंडर रूट भी आता है उसमें? अंडर रूट आता है? समेशन एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स बार, उत्ते एक्स स्क्वायर थले एक्स बार है। ये वेरिएंस है। जरा सोचो आई कि आपके ऊपर कितने एहसान आ रहा है? हाँ वेरिएंस का फार्मूला 10। टाई ला के आ गया, जेंटलमैन बन गया। फार्मूला तो आंदा कोई नहीं। सर से क्यों कह दें? सर को मैं जाके दसा ना, इनको फार्मूला सुनो कोई। हाँ, वेरिएंस का फार्मूला।
बस हालात चेक कर लो। ये वो लोग हैं जिन्होंने साल बाद कैफ क्वालिफाई करके फर्म में जाके लोगों की ऑडिट करने हैं, लोगों ने कीड़े कढ़ने ने। ते अपनी हालत है कि जी 6 महीने पहले पेपर पास किया तो पता ही नहीं की पढ़ा सी। और लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਕਸਮੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤਰ ਲੈਣ ਕੇ ਵੇਰੀਅਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਵੇਰੀਅਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆ ਇਧਰ ਆਣਾ जरा खुद जो 6 महीने पहले चीज पढ़ी है वो 6 महीने बाद याद कोई नहीं है। बहरल वो जो भी बच्चों वेरियंस आपने पढ़ी थी ना, ये वो वेरियंस नहीं है, स्पेलिंग सेम है। हैं? वाह, अब तेरा तो तीसरी अटेम्प्ट हो गई है ना, तेरे तो पता है वो वाली वेरियंस नहीं है, पहली अटेम्प्ट है। नहीं नहीं, तेरी उम्र कम से कम 26 साल है, 18 साल की उम्र तेरी FSC हुई सी, 18 तो लेके 26 साल तक तू PRC करता रहे हैं, 19.5 साल। शर्म कर, शर्म कर, झूठ बोल रहा मैं। तेरा खब्बे साइड वाला फरिश्ता लिखी जा रहा है, लिखी जा रहा है बैग, तेरा मुंडा भी खब्बी साइड वाला थले गया है, बोझ जिन्ना पै गया फरिश्ते के उत्ते, ओवरलोड चल रहा है काम का है। झूठ बोले मां से शर्म नहीं आती, 26 साल तेरी उम्र हो गई है, हजे भी तू पापा का परा बना है। अच्छा जी, वेरियस एनालिसिस बच्चों, वेरियस का कंसेप्ट ये है कि यार एक्चुअल खर्चे कितने हो रहे हैं और कितने होने चाहिए थे। एक्चुअल खर्चे हो रहे हैं 2 लाख रुपए, होना चाहिए थे 1,80,00,000, तो कितने खर्चे ज्यादा हो गए? 20,000। ये वेरियंस है। वेरियंस मींस डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड था, हम अचीव नहीं कर सके, कितना स्टैंडर्ड से दूर चले गए, दैट इज कॉल्ड वेरियंस, डेविएशन। समझ आ रही बात? कि हमने यार सोचा हुआ था कि इस साल हमारा 20 लाख रुपए का खर्चा आना था, ये आना था, 25 लाख का खर्चा आ गया, ये 5 लाख रुपए का खर्चा एक्स्ट्रा क्यों गया? तो हम ये कंट्रोल लगाएंगे खर्चों के ऊपर, ताकि हमें पता चल सके कि किन जगह पे 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा, ताकि अगले साल वो चबले ना मारे हम। तो समझ आ रही है? तो अगर तो ये हिसाब नहीं रखेंगे तो अगले साल फिर 28 लाख का खर्चा हो जाएगा, उससे अगले साल फिर 32 लाख का खर्चा हो जाएगा। तो फिर क्या करो? कंट्रोल करो, पूछो लोगों से भाईजान ने खर्चा कितने किया, ताकि लोगों को पता हो कि ये हमसे पूछते हैं, तो फ्यूचर में वो क्या होंगे? अलर्ट होंगे अगर उनसे पूछा ना जाए। मतलब पहले मुझे तो बताएं आप क्या कह रही हैं? वो किस चैप्टर में पढ़ा था, चलो यही बता रहे हैं। अच्छा, चले वो तो फिर उस चैप्टर को डिटेल में देखेंगे तो देखेंगे आप क्या कह रही हैं और मैं क्या कह रहा था। और समझ लगी थी कि कितना खर्चा होना चाहिए था और कितना खर्चा हुआ। हाँ, सम टर्म खर्चा औकात से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन सम टर्म खर्चा कम भी हो सकता है। जब औकात से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, लेकिन कम हुआ तो फिर भी कंट्रोल, फिर कहेंगे नहीं यार ज्यादा करो, पैसे क्यों बच गए ने। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। जिन लोगों ने खर्चा कम किया होगा उनको क्या करेंगे? फारा कर देंगे। कैसे? बोनस वगैरह दे देंगे, ऐ नहीं कि शाबाश चीता लगा ठीक है, उन्होंने कहा मैं चीता लगन वास्ते काम नहीं किए थे, तो हम उनको बोनस दे देंगे कि यार तुमने बड़ा अच्छा काम किया, 2 लाख रुपए तुमने बचाया है, ये लो 5 लाख रुपए। ये करेंगे? नहीं, तो जिसने 2 लाख रुपए बचाया है उसको 10,000, 20,000, 30,000 का बोनस दे देंगे, और जिसने 5 लाख रुपए ऊपर लगाया है उसको गारा कर देंगे, निकलो भाईजान टाइमो टाइम। समझ रही है? इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन में सबको क्लियर हो जाएगा भाईजान, ए काम करोगे तो ए अंजाम होना है। नहीं समझ आ रही? तो अगर आप ये समझेंगे कि नहीं तकदीर में लिखा था, हो गया, तो आप कभी खर्चे कंट्रोल
नहीं कर सकते, आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। तो वेरियस का टॉपिक बच्चों इसलिए पढ़ेंगे ताकि हमारे खर्चे हमारे कंट्रोल में। समझ आ रही बात? ये कॉस्ट फ्लो है बच्चों, पार्ट बी है। और इसमें बच्चों तो टोटल 3 टॉपिक हैं। कॉस्ट फ्लो में कितने टॉपिक हैं बच्चों? 3 टॉपिक हैं। कौन कौन से? प्रोसेस कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग और वेरियंस एनालिसिस। ये समझ आ गई? कितने नंबर का सवाल आना है इसमें से? 20 से 30 नंबर का सवाल आ सकता है। 20 नंबर का तो अकेला अकेला प्रोसेस कॉस्टिंग है। 20 नंबर का अकेला प्रोसेस कॉस्टिंग है, ये बात याद रखनी है आपने मेरी। अच्छा जी, उसके बाद है जी कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन, मतलब डिसीजन मेकिंग, फैसले करने हैं आपने कुछ। ये कितने नंबर का एरिया बच्चों? कितने नंबर का एरिया है? आवाज नहीं आ रही। तो उसमें पहला टॉपिक है जी सीवीपी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। इट इज एक्सटेंशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट आपने पढ़ा हुआ है? कहाँ पढ़ा हुआ है? पीआरसी में कहाँ पे? इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में, अकाउंटिंग में। ये हालात है थोड़े। फिर स्पेशल ऑर्डर्स। स्पेशल ऑर्डर का मतलब ये है कि बच्चों एक काम तो हम कई सालों से करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। एक स्पेशल ऑर्डर आ गया है जो ना इससे पहले कभी आया था ना इसके बाद कभी आया। तो उस ऑर्डर को मुकम्मल करने के लिए कौन कौन से खर्चे करने पड़ेंगे? तो मेरा की बात, तो ये टॉपिक इस तरह से आएगा। डिसीजन मेकिंग का टॉपिक है। मेक और बाय डिसीजन। मेक और क्या मतलब है इसका? कोई चीज आप खरीद लेंगे, आप मैन्युफैक्चर करेंगे। तो किस सूरत में क्या करना चाहिए? फैसला कैसे करेंगे? अगर अपना खर्चा ज्यादा लग रहा है तो बना बनाया ले लो, और अगर बना बनाया महंगा पड़ रहा है तो खुद बना लो। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। आसान है मुश्किल है? आसान सी बात है। बस मसला ये आएगा कि अपने खर्चे कौन कौन से हैं वो आप गलत कैलकुलेट कर लें। और समझ रही बात है कि जब आईकैप आपको डाटा देगा तो आपसे डाटा ही नहीं निकलना यार अपने खर्चे केड़े केड़े, तो वहां पे मसला आएगा। अदरवाइज ये सवाल तो बड़ा आसान है कि अपने खर्चे अगर 2 लाख रुपए के हैं और चीज बाहर से 1.5 लाख रुपए की मिल रही है तो क्या करो? बाहर से ले लो, बात खत्म, बचत हो जाएगी आपकी। और अगर अपने खर्चे 1,20,000 के हैं, बाहर से चीज 1.5 लाख की मिल रही है, खुद बना लो। उसके बाद है जी फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। कौन सा? फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, इसका क्या कंसेप्ट है? जैसे आपने एक प्रोडक्ट बनाया, अब वो बना के मार्केट में 50 का सेल हो रहा है, लेकिन अगर आप उसको और आगे फर्दर प्रोसेस कर लेते हैं, किसी और शेप में ले लेते हैं, अब वो मार्केट में 70 का सेल होगा। अब हमने कैलकुलेट ये करना है कि हम अगर इसको 50 का सेल करें तो प्रॉफिट ज्यादा ही आगे प्रोसेस करके सेल करें तो हेंस प्रूव वाले पे करा नहीं आता है ना? है कि नहीं? तीसरी अटेम्प्ट है दी, मानता नहीं है, कहना मैं 18 साल था। इतना तो मैं दोगे पढ़ूंगी तब ना। अच्छा नहीं, इसका सिंपल कंसेप्ट ये है कि बच्चों देखो, फर्ज करें कंपनी है, वो कपास परचेज करती है किसानों से, कपास से वो बनाती है धागा। क्या बनाती है? धागा बना के बेच देती है। दूसरी कंपनी इस कंपनी से धागा परचेज करती है और वो बनाती है शर्ट, वो शर्ट बना के आगे बेच देती है। अब ये जो कंपनी धागा बना रही थी ना, यही सोच में पड़ गई है कि यार ये धागे से शर्ट हम खुद क्यों ना बना लें। हम कपास लेते हैं, उससे धागा बनाते हैं, इतनी कमाई नहीं होती जितनी ये बंदा हमसे धागा लेके शर्ट बना के बेचे। तो समझ आ रही बात की नहीं आ रही? धागे से शर्ट बनाने का खर्चा होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन शर्ट धागे से ज्यादा महंगी सेल होगी, ये भी तो है ना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो फिर कंपनी सोचेगी कि यार अगर हम खुद ही धागे से शर्ट बनाएं, खर्चा तो एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन पैसे भी एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अगर जितना खर्चा एक्स्ट्रा होगा पैसे भी उतने ही ज्यादा मिल जाएं तो बात ठीक है कि गलत है? लेकिन अगर कम पैसे मिले तो बोलो तो सही, मतलब
10 रुपए लगाए और एक्स्ट्रा 5 रुपए मिले, तो फिर सही है कि गलत है? गलत है। क्यों? कॉस्ट 10 है कॉस्ट 10 रुपए है और और सेल 5। और सेल 5 रुपए। लॉजिक समझ आई कि नहीं? लेकिन अगर 10 रुपए लगा के 15 रुपए मिल रहे हैं फिर सही है, मजीद प्रोसेसिंग करेंगे। लॉजिक समझ आई है? लॉजिक सिंपल सी है। मसला कहाँ पे आएगा पेपर में? जब आपको सवाल दिया जाएगा उसमें से डाटा निकालने का मसला है। लॉजिक सिंपल सी है, तो समझ आ गई बात है। फिर उसके बाद शट डाउन या प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएशन डिसीजन, इसका कंसेप्ट क्या है? देखो बच्चों, पेप्सी कंपनी पेप्सी बना रही है, कोका कोला उसके मुकाबले में कोक बना रही है। फिर पेप्सी कंपनी एक वाइट कलर की बोतल भी बना रही है, उसका नाम क्या है? हाँ? तो बोलो तो सही। पेप्सी कंपनी और केड़ी केड़ी बोतल बना रही है? सिर्फ पेप्सी बना रही है? 7 बना रही है। और कोक उसके मुकाबले में स्प्राइट बना रही है। इसका मतलब है इनमें से कोई कंपनी कोई भी चीज निकाल दी तो दूसरी उसके मुकाबले में जरूर चीज निकालती। नहीं समझ आ रही बात? मुकाबला करना बड़ा जरूरी है। और समटाइम मुकाबलेबाजी में हो सकता है प्रोडक्ट लॉस में जा रहा हो, फिर भी मुकाबला करना जरूरी है। नहीं समझ आ रही? फांटा का नाम सुना है? फांटा भी है, और फांटा के मुकाबले में मरिंडा है। हालांकि फांटा और मरिंडा एक कंपनी की कंपनियां नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। ऐसे ही है। क्या मतलब है कि समटाइम एक कंपनी को दूसरी कंपनी से compete करने के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट भी बनाना पड़ सकता है जो लॉस में जा रहा हो, लेकिन इज्जत ज्यादा प्यारी है। समझ आ गई कि नहीं आ रही? तो ये कंपनी आपस में पहले लड़ती रही, मगर ਤੁਸੀਂ ਪੈਪਸੀ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 7 ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਪਰਾइट ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਡਾ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਮਰਿੰਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। लेकिन एक वक्त आएगा कोक को अकल आ गई कि यार ਅਸੀਂ क्यों लड़ते पे, भाड़ में जाए, हम अपना एरिया में स्पेशलाइज करते हैं अपने आप को, वो अपने एरिया में लगे रहे। तो पेप्सी ने लेज निकाले। क्या निकाले? लेज। क्या कोका कोला का भी कोई है पापड़? कोका कोला ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहा। पेप्सी ने स्टिंग निकाल दी, कोका कोला ने कुछ निकाला? नहीं निकाला। और निकाली थी बंद। ठीक हो गया? वो बात लगी। पेप्सी ने कुरकुरे निकाले, स्लाइस जूस निकाला, कोका कोला ने इसके मुकाबले में कुछ नहीं निकाला। तो दोनों के एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। पहले ये दोनों आपस में कुत्तों की तरह लड़ते थे, अब इनको अकल आ गई है कुत्तों की तरह लड़ने से ना गोरमे का फायदा हो जाएगा। किसका फायदा हो जाएगा? गोरमे का फायदा हो जाएगा, किसी और कंपनी का फायदा हो जाएगा। तो आपस में लड़ाई से फायदा कोई नहीं। तो समझ आ गई? अब बोलो तो सही। तो फिर इन्होंने क्या किया बच्चों, फैसला करना शुरू कर दिया कि यार कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लिए लॉस मेकिंग है। जो जो प्रोडक्ट हमारे लिए नुकसान का बायस है उनको बंद करो। पहले उनको लगता था कि इज्जत प्यारी है, पैसे की आनी पैसा आनी जानी चीजें खैर है। फिर उन्होंने क्या, यार कंपनी खोलने का मकसद क्या है? पैसा कमाना, इज्जत कमाना नहीं, लिहाजा पैसे कमाओ। और जिस चीज को तुमने इज्जत बेइज्जती का मसला बना लिया वो इज्जत बेइज्जती नहीं है, वो तो बेवकूफी है। नहीं समझ आ रही बात? और बोलो तो सही। तो इस वजह से अब आपको मार्केट में मरिंडा नजर नहीं आती। मरिंडा नजर, फांटा तो शायद नजर आती है, लेकिन मरिंडा नजर नहीं आती। क्यों? उन्होंने कहा कि यार देखो, हमने इज्जत इज्जत करके ना उसके मुकाबले में ये प्रोडक्ट लॉन्च तो कर दिया, लेकिन ये तो हमारे बाकी प्रॉफिट भी खाई जा रहा है। मतलब पेप्सी और 7 अप को बेच के अगर हम प्रॉफिट कमा रहे थे तो प्रॉफिट तो ये खा गया। तो दफा मारो इज्जत को, क्या करो, प्रॉफिट कमाओ। और बात समझ आई है? नहीं समझ आई? बोलो तो सही। ये पंजाब कॉलेज वालों ने डोसे बेकरी खोली थी, याद है? बोलो 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 बोलो। किसके मुकाबले में खोली थी? गोरमे के मुकाबले में खोली थी। गोरमे वाले चला गए, डोसे नहीं चली। अब इज्जत का तकाजा तो यही था कि जो भी होता चलाते। हर गोरमे की दुकान के साथ डोसे बेकरी थी।
ठीक है ना। इज्जत का तकाजा यही था कि जो भी है अब चलाओ, लेकिन अक्लमंदी का तकाजा क्या था कि अगर लॉस हो रहा है ना तो बंद कर दे इससे पहले कि पंजाब कॉलेज ही बंद हो जाए। नहीं समझ आई बात? क्यों? वहां से प्रॉफिट कमा रहे हो और वहां पे लॉस लगा रहे हो, तो बचत क्या हो रही? तो क्या करो, शट डाउन कर दो। क्या कर दो? शट डाउन। जो चीज आपको नुकसान पहुंचा रही है उसको क्या कर दो? शट डाउन। तो शट डाउन डिसीजन का कंसेप्ट समझ आ गया बच्चों? हर वो प्रोडक्ट जिसमें लॉस हो रहा है क्या कर दो? बंद कर दो। उससे क्या होगा? तो दूसरे प्रोडक्ट का प्रॉफिट उससे प्रॉफिट बच जाएगा आपका, वरना वो प्रॉफिट उधर लग जाएगा। नहीं समझ रही? अल्टीमेटली आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? करें। फायदा होगा। अब उसके बाद है जी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिसीजन। ये क्या बला है? ये कंसेप्ट है कि भाई आपने जब चीजें बाई करनी है तो कितनी बाई करनी है। मतलब एक तरीका तो ये है ना कि साल में आपके 10,000 यूनिट सेल होते हैं। कितने यूनिट सेल होते हैं? 10,000। तो 10,000 के 10,000 यूनिट पहले दिन ही परचेज कर लो। दूसरा ये है, अच्छा 10,000 के 10,000 यूनिट अगर पहले परचेज कर लोगे तो क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे? और फायदा? प्राइस फ्लक्चुएशन होगी तो प्राइस कम मतलब ज्यादा होगा। हाँ नहीं, जब आप इकट्ठी चीजें परचेज करोगे तो क्या होगा? सर डिस्काउंट मिलेगा, ये फायदा है। अच्छा इकट्ठी चीजें परचेज करी तो नुकसान क्या है? मेरा स्टोर भी तो करना होता है। अब आपने उसको स्टोर करना पूरे साल के लिए, उसका रेंट भी आपको फिर देना पड़ेगा। और अगर वो चीजें हुई सब्जियों की तरह की तो फिर वो खराब भी हो सकती हैं। तो उसके खास टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा, एसी का खर्चा बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि सारी चीजें इकट्ठी बाय ना करो, थोड़ी 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 करके बाय करते रहो। अब इसमें फायदा क्या, नुकसान क्या है? इसमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा और लेकिन स्टोरेज की बचत होगी। तो दोनों स्टोरियों में बच्चों एक फायदा है एक नुकसान है। अब आपको देखना यह है कि फायदा ज्यादा किसमें है और नुकसान कम किसमें। वो वाला ऑर्डर जिसमें ओवरऑल फायदे ज्यादा हो नुकसान कम हो। नुकसान जीरो तो नहीं हो सकता, नुकसान जीरो नहीं हो सकता, नुकसान तो होना ही होना है। फॉर एग्जाम्पल आप सीए कर रहे हैं, फायदा क्या नुकसान क्या है? ये फायदा है, नुकसान टाइम, टाइम का नहीं पता कितना लगेगा। बात में लगी? मतलब आप 30 दिनों का डिप्लोमा भी कर सकते हैं कि नहीं? 30 दिनों में माहर अकाउंटेंट बने। रिक्शों के पीछे लिखा होता है, लिखा होता है ना कि 30 दिनों में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। और बंदा हैरान होता है यार, साढ़े को 4 महीने क्यों पास नहीं हुई, 30 दिनों सानू माहिर अकाउंटेंट बना रहे हैं। तो उसमें क्या फायदा क्या नुकसान है? जो फायदा कुछ नहीं है। फायदा है, क्यों नहीं है? क्या फायदा है? सोचो, फायदा क्या है? नुकसान तो नजर आ रहा है, फायदा बताना है आपने। टाइम 30 दिन का लगेगा, 30 दिन के बाद पढ़ाई खत्म। सर वो भी टाइम वेस्ट ही होगा ना, लेकिन फायदा तो लग जाएगा। ठीक है जी, 30 दिन के बाद स्टोरी, पढ़ाई खत्म, जान छुटी। लेकिन नौकरी, वो भी खत्म। बात से लगी नहीं लगी? और अगर आप सीए के लिए 6 साल वकफ करें तो टाइम तो लग जाएगा, ये कॉस्ट है। और बेनिफिट, जॉब मतलब कोई जॉबलेस सीए नहीं नजर आएगा कोई दुनिया में, जो मर्जी कर लो। जिसका सीए नहीं है ना वो भी नौकरी में बैठा हो। मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है वो भी वेला नहीं है। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो तो पहली फुर्सत में वेला नहीं हो सकता कभी भी। वो बात समझ कि नहीं? तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई बंदा आपको वेला नजर नहीं आएगा, चाहे उसका सीए क्वालिफाइड है या नहीं है, दोनों से। ठीक हो गया जी? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी समझ आई कि हर सिचुएशन में कुछ फायदे हैं कुछ, और आपने कौन सा देखना है?
नुकसान जीरो हो सकता है? नुकसान जीरो नहीं होगा, नुकसान है, लेकिन आपने वो देखना कि इसमें नुकसान क्या हो, कम अज कम। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल। सेफ्टी स्टॉक से मुराद ये है कि अगर आपके ऊपर ऐसा टाइम आ जाए कि सारा कुछ ही खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा आपके पास बेचने के लिए, कस्टमर दुकान पे आ गया और आपके पास चीजें बेचने को नहीं है, तो आप क्या करेंगे? हैं? वो की करोगे? हैं? मदद करोगे, सीधी सी बात है। उनको कहा सॉरी यार नहीं है। अब एक सेकंड के लिए आप जरा सोचे खुद को, आप कस्टमर हैं, आप मैकडोनल्ड जाते हैं, आप केएफसी जाते हैं, आप हार्डीज जाते हैं, आप बर्गर किंग जाते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आप वहां पे जाए उन्होंने कहा बर्गर दो, क्या भाई ने सॉरी खत्म हो गया? सोचो, एक सेकंड के लिए सोचो। चाहे आप रात के 2 बजे भी चले जाएं, वो कहना सॉरी यार कल आना, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म करता सी। कैसा हो सकता है? ये जिस दिन ऐसा हुआ ना कि आप हार्डीज गए बर्गर लेने के लिए और कहते सॉरी खत्म हो गया कल आना, तो ब्रेकिंग न्यूज होगी वो पूरी दुनिया में कि जनाब हार्डीज की फ्रेंचाइज पे गए थे, एक बंदा उससे जाके बर्गर मांगा, उन्होंने कहा जी बर्गर खत्म हो गया। तो क्या मतलब है? और ये वाली चीज मोहल्ले का दुकानदार जो है, मुंह ठोक के आपके मुंह पे कहता भाईजान खत्म हो गया, जाओ शाबाश छुट्टी करो, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? दोनों लोगों की बिजनेस सेंस में जमीन आसमान का फर्क है कि मल्टीनेशनल कंपनियां अफोर्ड नहीं कर सकती किसी कस्टमर को ये कहें कि सॉरी सर कुछ नहीं है कल आना। उनको पता भुख इन्होंने होने लगी है, इन्होंने कल कितों आना है? बड़ी मुश्किल ना यार आज काबू आया कि ਉਹਦੇ को पैसे कढ़ाने ने, अगर अभी यहां से खाली गए तो दोबारा इन्हें कहा जिंदगी काबू नहीं है, स्टोरी खत्म। तो लिहाजा आज तो खा के ही जाएंगे जो मर्जी हो जाए। तो बात समझेगी नहीं? तो इसका मतलब है दो तरह के बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? कि जिसके पास स्टॉक खत्म हो गया ना, वो बेवकूफ इंसान है, वो पागल इंसान है, वो कारोबार ठप करवा के बैठ जाएगा बहुत जल्दी। मतलब जिन दुकानों पे आप जाते हैं और वो कहते हैं सॉरी यार सामान खत्म हो गया कल आना, वो कभी बिजनेस जिंदगी में ग्रो नहीं कर सकते, नोट कर ले हम। और जो इतनी इतनी बड़ी फूड चेन है, सप्लाई चेन ओपन हुई पड़ी हैं, वो एम नहीं ओपन हुई पड़ी, उनको कोई बिजनेस सेंस है तभी ओपन हुई पड़ी। तो समझ आ रही बाकी कि नहीं? तो उन्होंने बच्चों सेफ्टी स्टॉक मेंटेन किए होते हैं। क्या मेंटेन किए होते हैं? और उनको पता होता है कि माल खत्म होने से पहले ऑर्डर देना है, माल खत्म होने के बाद अगर हमें पता लगा कि माल खत्म हो गया है तो साड़ी पढ़ाई का की फायदा? नहीं समझ लगी? तो वो जो कारोबार चल रहे हैं, अरबों करोड़ों डॉलर्स की फ्रेंचाइजीज ओपन है दुनिया में, क्या उनमें कोई भी पढ़ा लिखा बंदा नहीं बैठा होगा? तो वो जो पढ़े लिखे बैठे होंगे कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन करके बैठे होंगे, या उनको भी अचानक इल्हाम होगा ओ यार गोदाम से कुछ भी नहीं पिया, ओ यार उनका ऑर्डर देना पड़ा। तो सब वो जो कस्टमर दुकान पे आए हैं उनको कह दो यार कल आए। तो जिस दिन ये बात हुई उस दिन वो बंदे फारग, कि जो ये चीज ही नोट ना कर सके कि हमारे गोदाम में कितना माल पीछे रह गया। तो समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो री ऑर्डर लेवल से क्या मुराद है? कि खत्म होने से पहले पहले ऑर्डर अगला मंगवा लो, चीज खत्म नहीं होनी चाहिए जो मर्जी हो जाए। तो समझ आई है? हमारे तो यहाँ पे रमजान में पिछले दिन के समोसे अगले दिन दोबारा तल के बेच रहे होते हैं। तो उसी भी कहना यार ये डार्क ब्राउन है, काला समोसा क्यों आया हुआ है? ये पता ही नहीं कि 3 बारी तल चुके अगला। ठीक हो गया? हमारे लोग तो ऐसे करते हैं। सर टेंथ टाइम में जॉब करता है, तो सर उन्होंने मैनेजर इसी तरह फर्क किया। सुपरवाइजर ने बार बार कहना ये चीज खत्म हो गई है, उसने आगे बताया नहीं, मुझे काम उन्होंने फर्क था। वही आगे कारोबार ठप।
ऐसे बंदे की जरूरत नहीं है सर सानू। 3 माह फैक्ट्री बंद रही है, एक मुद्दे की सोल्यूशन ना होने लाखों करोड़ों का अरबों का नुकसान होता है अगर एक छोटी सी मिसमैनेजमेंट हो जाए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? बड़ा तो यही मैं कह रहा हूँ कि जो बड़े बड़े कारोबारी बंदे हैं ना, वो आधा घंटा भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनकी फैक्ट्री बंद हो। तो ये बच्चों हमारा ओवरऑल सिलेबस है। आपको टॉपिक समझ आ गया जो आपने तैयार करने हैं? अब बोलो तो सही, आवाज नहीं आ रही। अब गूंगे हो, फिर नहीं बोल रहे। ना मैं भी नहीं पढ़ा। अच्छा ये बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग की जरा बेसिक्स हम स्टार्ट करते हैं आज। अकाउंटिंग दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? आवाज नहीं आई। दो तरह की। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कौन कौन सी होती है? एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कौन देखता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट देखता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग को कौन देखता है? सीएमए कौन होता है? ਉਹ ਇਹਦੇ स्वीपर हो रखा सी, और सीएमए होता है। सी मीन स्वीपर, टाई तो लाई है। ठीक है जी। तो अकाउंटिंग दो तरह की होती है, कौन कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कौन देखता है? और कॉस्ट अकाउंटिंग को? सीएमए से क्या मुराद है? ये डिग्री कौन करवाता है? आईसीएम। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है ना, ये फैक्ट्री में बैठ के होती है। कहाँ बैठ होती है? आवाज नहीं आई। फैक्ट्री में। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये हेड ऑफिस। अब याद रखना बच्चों, फैक्ट्रियां शहरों में नहीं होती। फैक्ट्रियां कहाँ होती हैं? जहाँ पे लेबर मिलना ज्यादा आसान हो। हम्म। और जो सा इंडस्ट्रियल सर एक और जो सा उसे कन्वेंस के लिए कन्वेंस का सर काम हो, ट्रांसपोर्ट का खर्चा काम से काम हो, जितना पास की फैक्ट्री के चलते ज्यादा ये सिंध वाले इलाके में, सिंध में, कराची में इस तरह का वो इधर जो सी फसल उसकी हम्म। अच्छा जी, बड़ा फैक्ट्री आप शहरों में नहीं देखेंगे। अब अगर फैक्ट्री शहरों में नहीं है, देहातों में है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जाके किसी गांव में बैठ के काम करेगा? बोलो बोलो बोलो। वो नहीं करेगा। तो वो कहाँ बैठा होगा? हेड ऑफिस कहाँ होंगे? देहातों में। हेड ऑफिस शहरों में। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी गांव में नहीं जाके बैठेगा जो मर्जी करा लो। वो कहेगा सीएम ऐसा वैसा किया है, और मैं पिंडा थावा ਦੇ जाके मजा मजा के पीछे मैं गड्डी खड़ी करके तो सोना कि ਹੁਣ माँ जिधर जाएगी तो फिर मेरा राह खुलेगा तो मैं जाऊंगा। नहीं समझ आ रही? वो फैक्ट्री वाले कहेंगे यार तर ਤੁਹਾਡੇ से पूरा घर बना के देना, ਤੁਸੀਂ बीवी बच्चे समेत ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ कि मेरा बच्चा ਹੁਣ अलिफ फॉर अब्बा तो बे फॉर बिल्ली पढ़ेगा। बात में लगी कि नहीं लगी? वो कहेगा मैं अपने बच्चे को भीकर उसमें दाखिल कराऊंगा या सिटी स्कूल में दाखिल कराऊंगा, मैं पिंड ਵਿੱਚ क्यों दाखिल कराऊंगा गवर्नमेंट स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ? ये जो तख्ती दो तो गोया माल के तो तख्ती लिख रहा है, ऐसे ही है ना? और वो तख्ती लिखने वाला तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी नहीं अफोर्ड करेगा ना कि मेरा बच्चा तख्ती लिखेगा हूँ। ठीक हो गया? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी किसी गांव में जाके काम नहीं करेगा, और वो अगर करेगा भी तो किसी बड़े शहर में करेगा।
जैसे लाहौर में करेगा या इस्लामाबाद में या कराची में। छोटे मोटे शहर में भी वो काम नहीं करता। मतलब किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहा गुजरावाले चला जा, 4 लाख रुपए ले रहा है, वो कहेगा नहीं, मैं 2.5 लाख रुपए लेके लाहौर ले रहा हूँ, गुजरावाले तुम मुझे 4 लाख ही दोगे, मैं नहीं जाना। हालांकि गुजरावाले इतना बड़ा शहर है, लेकिन लोग नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? सोचने वाली बात है। रेपुटेशन की है चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टैंडर्ड मतलब वो है स्टैंडर्ड है ना सर, एटीट्यूड है। उफ, हाँ टाई सही लाई होंगी है गुजरात। गुजराती लोग कहने की एडी लंबी जुबान है इस मुंडे की है। ये नहीं सी बेसिकली देखो यार, सीए करने के बाद एक बंदा कहता है यार मैंने अब जिंदगी एंजॉय करनी है कि मैं फिर खोपिया कोड़े मंगू टाइम वेस्ट करदा पकड़े। ठीक है ना। दूसरी बात ये है, देखो पैसा सर सब कुछ नहीं होता। मतलब गुजरात वाले में उसको 4 लाख रुपए मिल रहा है, लाहौर में वो काम कर रहा 2.5 लाख रुपए में बैठा हुआ, तो कहेगा मुझे ये वाला 2.5 लाख ज्यादा सूट करता है एज कम्पेयर टू वाला 4 लाख। क्योंकि वहां पे वो हफ्ते में 5 दिन काम करने के बाद बाकी 2 दिन क्या करे, नंबर 1 उसके बच्चों का जो फ्यूचर है उसके बारे में उसने डिसाइड करना। ठीक हो गया। और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। मतलब यहाँ पे उसके साथ उसके दोस्त अहबाब लिंक्स वगैरह रिलेटिव्स वगैरह सारे लाहौर में हैं, और वो गुजरा वाला रूम उठा के चला जाए तो वो ऐसे ही होगा जैसे हॉस्टल में चला गया। क्या हम इसलिए पैदा हुए थे कि सारी ज़िंदगी हॉस्टल में गुजार दें? क्या हॉस्टल में रहना ज़िंदगी का मकसद है? तो क्यों रह रहे हैं? मजबूरी है। तो यही मजबूरी सीए क्वालिफाई करने के बाद भी रहेगी। पॉइंट समझ आया? इस वक्त हॉस्टल में बैठे मजबूरी है, लेकिन सीए क्वालिफाई करने के बाद अगर जो बंदा हॉस्टल में रहे तो लानत है। मतलब इसका मतलब तो यह ना कि हॉस्टल आपने एंजॉय करना शुरू कर दिया, अब आपको हॉस्टल में रह के खुशी मिल रही है। मतलब जैसे कुछ बच्चे पेपर देने के बाद हॉस्टलों से घरों में जाते हैं तो 4 दिन बाद ही चीखन ला पैंदे ने कि यार किसी तरीके से मैं लाहौर वापस जाना है। मतलब अपनी कार ही दिल नहीं लग रहा। इसका क्या मतलब है? वो साइको हो चुके हैं कि जहां पे उनका दिल लगना चाहिए था वहां पे नहीं लग रहा, और जहां पे नहीं लगना चाहिए वहां पे लगना शुरू हो गया। वो नॉर्मल नहीं रहे, वो बेड़ा गर्क हो चुके ना था, ज़हनी तौर पे मजबूर हो चुके हैं वो। बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो अब पॉइंट ये है कि अगर समटाइम होता भी ऐसा ही है कि छोटे शहरों में अगर किसी कंपनी को किसी अकाउंटेंट की जरूरत होती है ना तो सैलरी ज्यादा ऑफर करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है हमारे शहर में आना कोई नहीं किसी ने। और समझ आ रही बात? ये नहीं आ रही? 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया पर मंथ भी ऑफर कर रहे होते हैं एक फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। कैसे तरीके ना आ जाए ऐसे, लेकिन लोग नहीं जाते। तो फिर वो अनक्वालिफाइड बंदों को उठाते हैं, अनक्वालिफाइड है, और वो चले जाते हैं। वो मजबूर होते हैं बेचारे, वो मजबूरी में फंसे हुए हैं क्योंकि उनके पेपर नहीं पास। अब वो कहते हैं चलो 5 लाख रुपया मिल रहा है चलते हैं, कोई मसला नहीं। ये आप अभी तो हॉस्टल में बैठे हुए हैं, वहां पर भी हॉस्टल में से। ठीक हो गया। और जो सीए क्वालिफाई करते हैं वो पाकिस्तान में भी नहीं टिकते। तो नहीं थे लाहौर, लाहौर की रह के करना है। लाहौर का एक एक होटल तो रोटी खा ली असी, हूं तो कोई होटल रह नहीं गया जिन्होंने छड़िया है। की करो? दुबई चलते हैं, सऊदी अरब चलते हैं, यूरोप चलते हैं, अमेरिका चलते हैं, कनाडा चलते हैं। वो पाकिस्तान में टिकने को तैयार नहीं। काम करना तो बड़ी दूर की बात है। तो बात लगी। तो पिछले साल पता नहीं 125 सीए क्वालिफाई किया था 6 महीनों में, और सारा बाहर। उनमें से एक बंदा भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। मतलब पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री में चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत है, लेकिन अवेलेबल कोई नहीं। सारा दुबई ना। और समझ आएगी नहीं आएगी? तो इन लोगों की फिर वैकेंसियों को कौन पूरा कर रहा है? वो जो अभी क्वालिफाई नहीं किए जिन, वो पूरी का। समझ आएगी नहीं आ रही? तो सीए क्वालिफाइड लोगों की पाकिस्तान में डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन बंदे अवेलेबल नहीं। वो बंदे सारे बाहर ना सके। तो पर पॉइंट ये है बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कौन देख रहा है? और वो हेड ऑफिस में बैठा हुआ है, मतलब मेन सिटी में बैठा हुआ है। फैक्ट्री में जाने को कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट तैयार नहीं है, तो इसलिए वहां पे फिर कौन लोग जाएंगे? जो मजबूर होंगे।
बात समझ लगी कि नहीं लगी? अच्छा, तो इन दोनों में से बड़ा कौन होता है? सीए। तो सीए में जो होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिपोर्टेबल होता है। अब समझ आ गई बात है? अच्छा, अब अकाउंटिंग दो तरह की बात समझ आ गई सबको कुछ? अब बिजनेस को अगर देखा जाए तो बिजनेस की भी बच्चों दो बिल्डिंग्स हैं। कितनी बिल्डिंग्स हैं? एक कौन सी है और दूसरी? हेड ऑफिस में क्या क्या होता है? हेड ऑफिस में प्रोडक्शन होती है। हाँ, हेड ऑफिस में क्या होता है? हेड ऑफिस में प्रोडक्शन के अलावा सारे काम होते हैं। प्रोडक्शन के अलावा सारे काम होते हैं, मतलब डायरेक्टर वहां पे बैठे होते हैं, सेल्स टीम वहां पे होती है, मार्केटिंग टीम वहां पे होती है, एचआर की टीम वहां पे होती है, एडमिन की टीम वहां पे होती है। प्रोडक्शन कहाँ हो रही होती है? फैक्ट्री में हो रही है। तो समझ आ गई सबको? तो हेड ऑफिस में कौन बैठा होता है और फैक्ट्री में? अच्छा जी। अब उसके बाद क्या दुनिया के हर बिजनेस की फैक्ट्री होती है? नहीं, जरूरी नहीं। तो बिजनेस पहले फिर देखना पड़ेगा कितनी तरह के होते हैं। बिजनेस कितनी तरह के होते हैं? तीन तरह के। कौन कौन से? ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। ये तीनों आपने पढ़े हुए हैं? पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए? एग्जाम था। हाँ, इतना तो पढ़ा हुआ है कि नहीं? हाँ। कौन कौन से बिजनेस होते हैं जी? ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। ट्रेडिंग कौन से होते हैं? बनी बनाई चीज ली और आगे बेच दी, तो उसको क्या कहते हैं? जैसे ये बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, क्या ये अपनी चीजें खुद बनाते हैं? ये चीजें खुद नहीं बनाते। ऐसे ही हाइपर स्टार हो गया, इंपोरियम हो गया, पैकेजेस मॉल हो गया, मेट्रो कैश एंड कैरी हो गया, रहीम सुपर सुपर स्टोर हो गया, इस तरह के जितने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं ये ट्रेडिंग सेंटर ऐसे ही है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन से होते हैं? जो रॉ मटेरियल लेते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में। ये जिस तरह से एग्जांपल है जी, पेप्सी हो गया, कोक हो गया, यूनिलीवर हो गया, लिवाइज हो गया, ये सारे क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और तीसरे होते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं? ये सर्विसेज देते हैं। कौन कौन से इदारे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं? हॉस्पिटल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। ठीक हो गया? ये क्या चीजें बेचते हैं? तो फैक्ट्री कहाँ पे होगी? मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आप पढ़ रहे हैं ये कहाँ पे अप्लाई होती है? ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अप्लाई होती है। कभी आप किसी कॉस्ट को सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग में नहीं पढ़ेंगे। कोई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट किसी सर्विस इदारे में नहीं नजर आएगा आपको, ना ही किसी ट्रेडिंग इदारे में नजर आएगा। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको तीनों में नजर आएगा। सीए कहाँ नजर आएगा? तीनों में। लेकिन सीए में कहाँ नजर आएगा? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग। तो स्कोप किसका वाइड है? सीए का स्कोप वाइड, इसलिए सीए भूखा नहीं मर रहा। और एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का एरिया ऑफ एक्सपर्टीज कम है। वो सिर्फ फैक्ट्री में काम कर सकता है और कहीं भी काम नहीं कर सकता। और समझ आ गई बात को? अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं एक फैक्ट्री के हालात। किसके हालात? फैक्ट्री। क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ताल्लुक किस चीज के साथ है? मैन्युफैक्चरिंग के साथ। सर्विस के साथ नहीं है और ट्रेडिंग के साथ नहीं है, तो हम सर्विस और ट्रेडिंग को डिस्कस भी नहीं करेंगे अपने सिलेबस में।
सबको समझ आ गई? हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसको डिस्कस करेंगे? जहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत है। और कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत कहाँ पे है? मैन्युफैक्चरिंग इदारे में। और मैन्युफैक्चरिंग इदारे में भी कहाँ पे जरूरत है? फैक्ट्री में। तो बच्चों, हमारा पहला टॉपिक से लेके आखिरी टॉपिक तक कोई भी चीज डिस्कस होगी तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस होगी? समझ लगी थी? अब बच्चों याद रखना है कि फैक्ट्री में बड़े बड़े 3 कमरे होते हैं। कितने कमरे होते हैं जी? 3 कमरे होते हैं तमाम फैक्ट्री में। पहला कमरा होता है रॉ मटेरियल स्टोर। पहला कमरा क्या होता है? दूसरा कमरा होता है प्रोडक्शन हॉल। और तीसरा कमरा होता है फिनिश गुड स्टोर। यहाँ पे ट्रॉली आती है। इसमें माल होता है। ये यहाँ पे अनलोड करके निकल जाता है। ये ट्रॉली कहाँ से आ रही है? होत्या। ये कहाँ से आ रही है ट्रॉली? कहाँ से आ रही है जी? सप्लायर की तरफ से आ रही है। सप्लायर कौन होता है? पता नहीं कौन होता है। दूसरा नाम क्या है इसका? हाँ, इसको क्या कहते हैं अकाउंटिंग में? इसका कोई नाम था। ये थोड़े हालात हैं, दर फिटे मुत थोड़े। ओहो, खोते ना हो। छोटे मोटे भी नहीं। कैश पे कौन लेता चीजें? उसी कद अकाउंटेंट बनना तो उसी मैंने पहले दसो। FR1 पढ़ी है? उसमें आपने कुछ रेशोज पढ़ी थी, याद होगा। कौन सी वाली? कैश साइकिल याद है? कुछ कुछ उस कैश साइकिल में कुछ पढ़ा था आपने? कैश साइकिल क्या होता है? किस तरह घूमता है। फार्मूला दार सकते होता है। कैश साइकिल का फार्मूला था। FR1 एग्जाम है। FR1 में कॉस्ट कटी रखी है। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। दो अकाउंटिंग इकट्ठी है ना? अच्छा जी। अब माल आएगा बच्चों, माल कहाँ उतरेगा? और वहां से प्रोडक्शन हॉल में क्या होगा? प्रोडक्शन हॉल में प्लांट लगा होगा। क्या लगा होगा? प्लांट। और वहां से चीजें तैयार हो गए। और वहां से और वहां से किसको? कस्टमर को। समझ आ गई बात? अच्छा। अब फैक्ट्री में बड़े बड़े तो 3 कमरे हैं, लेकिन छोटे छोटे भी काफी कमरे होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे बच्चों इंजीनियरिंग रूम होता है। फिर एक क्लिनिक भी होता है। फिर एक मस्जिद भी होती है। फिर कैंटीन भी होती है। और फिर टेक्निकल स्टोर वगैरह भी होता है। इंजीनियरिंग रूम से क्या मुराद है? वर्कशॉप क्यों? फैक्ट्री के अंदर वर्कशॉप की ओपन की है? प्लांट में कोई मसला हो जाए, इंजीनियर साहब 24 घंटे वहां पे मौजूद होते। क्योंकि प्लांट अगर बंद हो गया तो ये नहीं है कि इंजीनियर लैन गए ने वो लाहौरों लै गया इंजीनियर।
पत्तों की में फैक्ट्री लगी है तो इंजीनियर लैन गए ने लाहौर कि प्लांट बंद हो गया यार, वेखी कह रहा बेल्ट जरा ने टूट गया मशीन का। और समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है, इस पूरे का पूरे प्लांट के सारे पुर्जे इन लोगों के पास पड़े होंगे। मतलब पूरा एक पूरा प्लांट पड़ा हुआ है इनके पास, लेकिन टुकड़ों की शक्ल में। ठीक है जी, क्लिनिक यहाँ पे क्यों है? ठीक है जी, मस्जिद, हाय 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 हाय, कैंटीन है, और टेक्निकल स्टोर। सर यहाँ पे प्लांट के होते हैं ये उसके फैसिलिटी। ठीक है जी। मैं इसको टेक्निकल स्टोर कह लें या रिपेयर एंड मेंटेनेंस स्टोर कह लें, या जो भी इसका वर्ड यूज कर लें। ये छोटे छोटे रूम्स होंगे। इतवार वाले दिन जब छुट्टी होगी तो ये लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। सर इंजीनियरिंग रूम सोचो। प्रोडक्शन अगर चल रही है तो मौलवी साहब किन्होंने नमाज पढ़ाएंगे वो तो मानता है किसको? तो नहीं है मस्जिद तो फैक्ट्रीज बैग। सर फैक्ट्री में सर वो जो होते हैं मौलवी होता है खुद ही भी आगे बढ़ते हैं। सोचो। सर जो हॉस्टल दिए होते हैं सर वो लेबर कमरे दिए होते हैं लेबर के यहाँ पे। तो जिथे हॉस्टल होंगे उत्थे भी मस्जिद होगी कि उत्थे आके तो फैक्ट्री च पढ़ते होंगे? अगर फैक्ट्री के अंदर ही उन्होंने एकोमोडेशन के लिए ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਹੌਸਟਲ? नहीं सर ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੈ? ये सब मौलवी साहब भी नहीं बोलते ठीक है जी। तो जिस दिन, अच्छा फर्ज करो वर्कर्स ने हड़ताल कर दी, 3 महीने हो गए ने हड़ताल देने वर्कर सारे, तो डॉक्टर साहब यहाँ पे क्या कर रहे होंगे? पैनाडोल बेच रहे होंगे। हाँ, वो तो दूसरे को नहीं बोलते दूसरा भी खुला है। और समझ लगी बात की? तो ये सब लोग इसलिए अवेलेबल हैं, किस लिए अवेलेबल है? तो अगर प्रोडक्शन बंद है, मतलब जो कोरोना आ गया तो नहीं समझ लगी, कोरोना आ गया फैक्ट्री बंद, तो क्या नमाजा माफ? कोरोना आ गया तो मौलवी साहब नमाजा नमूजा माफ हो गई हैं। डॉक्टर साहब मास्क ला के आए होंगे। हाँ, डॉक्टर साहब खुद आ गए थे अगले बंदे को कोरोना ठीक हो गया जी। इसका मतलब है ये लोग फैक्ट्री के प्रोडक्शन के लिए हैं, फैक्ट्री के प्रोडक्शन इन लोगों के लिए नहीं है। नहीं समझ रही? मतलब अगर इस कैंपस में क्लासेस ना हो तो कैंटीन वाला कैंटीन खोलेगा क्यों? ने तो खोलनी खोलनी है, और जिंदगी जो और कोई काम ही नहीं है। वो पैदा इसलिए हुआ था कि उसने कैंटीन खोलनी है। हाँ? तो अगर क्लास नहीं है तो कैंटीन नहीं है। कैंटीन कब खुलेगी? तो क्लासेस होंगी। अगर फर्ज करो कैंपस में गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं जी, मई जून जुलाई, तो कैंटीन वाला रोजाना आएगा। समझ आ रही बात? तो इसका मतलब ये है कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन की वजह से होते हैं, अगर प्रोडक्शन नहीं है तो वो नहीं होंगे। तो हजम शुद्ध। यस सर तो बच्चों वो सारे खर्चे जो रॉ मटेरियल स्टोर से लेके फिनिश प्रोडक्ट स्टोर के बाद तक, अब यहाँ पे एक ट्रक होगा जिसको पूरा लोड किया जाएगा, और जैसे ये पूरा होगा माल कंपनी से बाहर, समझ लगी? तो यहां से लेके यहां तक जितना खर्चा आया है वो क्या है? यस सर मैं यहाँ से यहाँ तक खर्चा जो है वो क्या है? फैक्ट्री और हैं? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नहीं एक तो उसमें आपको सब कुछ। सारे का आपको कॉस्ट
क्या इसको कहेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक हो गया नहीं? तो उसमें कौन कौन से खर्चे आ गए? रॉ मटेरियल भी आ गया, और ये जो इंजीनियरिंग रूम क्लिनिक वाले खर्चे हैं वो ये कहाँ आ गए? आवाज नहीं आई। ये प्लांट की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री का रेंट, रिपेयर और मेंटेनेंस, कैंटीन में पकने वाली गोभी मटेरियल में। सोचो, एक तो यहाँ पे आलू आए, यहाँ से आलू निकल के कैंटीन में चले गए, उसके साथ गोभी मिक्स हुई, आलू गोभी बन गई। तो ये जो मटेरियल लेबर ओवरहेड है, ये कैंटीन का खर्चा मटेरियल में जाएगा, लेबर में जाएगा कि ओवरहेड में जाएगा? हालांकि आलू यहाँ पे इस्तेमाल हुए। हाँ जी। तो वो आलू जो के इस कंटेनर में पड़ा हुआ है वो क्या है? और वही आलू कैंटीन में चला गया तो क्या बन गया? वो कहाँ जाएगा? ओवरहेड्स में जाएगा। ओवरहेड्स में अगर आपको याद हो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में, ओवरहेड में भी एक मटेरियल होता है। कौन सा होता है? डायरेक्ट कहाँ होता है, इनडायरेक्ट कहाँ होता है? डायरेक्ट कहाँ होता है? प्रोडक्शन हॉल। हाँ, और इनडायरेक्ट किसी और जगह भी यूज करें। क्या इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं होता? हाँ, क्या इनडायरेक्ट मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट के अंदर नहीं होता? सवाल ये है। हाँ, और बोलो तो सही। होता है खोते हो, होता है, लेकिन वो इतना इनसिग्निफिकेंट होता है कि ज़ाहिरी तौर पर नजर नहीं आता। फॉर एग्जांपल, आप जिस टेबल पे बैठे हैं, इस टेबल में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको नजर आ रही हैं? लोहा है, लकड़ी है, और बस फोम, कपड़ा, ये वो है जो ज़ाहिरी तौर पे नजर आ रहा है। ठीक है जी। और ये जो कील है, ये डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, ये क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। ये आपको ज़ाहिरी तौर पे नजर नहीं आ रहा। अगर जो किल होंगे तो तुहानू लग पता जाता, तुहाडे को बैठा ना जाता। सोचो 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 सोचो, हैं तो सही लेकिन फील नहीं हो रहे। और इस टेबल को बनाने में पेंट भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक हो गया? और ग्लू भी इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ? ये कपड़ा फोम के साथ कैसे चिपका हुआ है? स्टेपलर पेन से। मैं हिसाब लिया तू लकड़ी का काम ही नहीं कर सकता। जे तू स्टेपलर के नाल कपड़ा जोड़ेगा ना, मतलब तेरी कमीज के तो फट जाए। जे तू स्टेपलर नाल पता कि तेरी शर्ट फट जाती साइड तो स्टेपलर की पेन नाल तू शर्ट जोड़ लेगा। एक कोई एमरजेंसी सी है जो बनाने लगे सी है और टेबल कोई एमरजेंसी सी? ध्यान ना दे जरा। सत्यानाश तू तरखान भी नहीं बन सकता। आ जाके गल छली तो मुकनी। ठीक हो गया नहीं? अच्छा, तो बच्चों, इनडायरेक्ट मटेरियल भी फिनिश प्रोडक्ट का हिस्सा होता है, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट पार्ट होने की वजह से ज़ाहिरी आंखों से नजर नहीं आ रहा, लेकिन होता है। जूता बनाने में डायरेक्ट मटेरियल क्या है? लेदर हो गया, सोल हो गया, और फैब्रिक। कुछ तितली बना दी थी उन्होंने पढ़ के। हाँ, केड़ा फैब्रिक लाने लगा तू जुत्ती ते? ठीक है, और ठीक है जी। ये जो लेदर हो गया, सोल हो गया, और ये जो तस्मे हो गए, ये है डायरेक्ट मटेरियल।
ठीक हो गया। लेकिन वो जो ग्लू है या वो कील है, ये डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, क्योंकि ये ओवरऑल कॉस्ट का इनसिग्निफिकेंट पोर्शन है। मतलब अकेला लेदर ही शायद 1500 रुपये का हो, लेकिन ग्लू 1500 रुपये की नहीं है। ग्लू शायद 20 रुपये की भी ना लगी हो। तो बात से लगी कि नहीं लगी? तो ग्लू, जब आप जूता पहनते हैं तो ग्लू आपको नजर नहीं आ रही होती, लेकिन लगी होती है, इतना पता होता है। नंबर वन। नंबर टू, वो ग्लू की कॉस्ट बहुत कम होती है, इनसिग्निफिकेंट। अकेला लेदर इतना महंगा है, या जिस बंदे ने वो जूता बनाया उस बंदे की मजदूरी बहुत ज्यादा है। आपने नाम सुना होगा हैंडमेड शूज, याद है? वो बड़े महंगे होते हैं, क्यों? 15-15 हजार, 20-20 हजार, 25-25 हजार के, और लिखा होता है खास तौर पे, उसके साथ टैग लगा होता है। क्या लगा होता है? ये हैंडमेड है। तो क्या मतलब है कि इतना महंगा तो लेदर नहीं था। जितना महंगा वो किस वजह से हो गया? वो लेबर की वजह से हो। मतलब उसका लेदर 1500 का था, लेबर 20 हजार रुपये की पड़ गई। तो बात से लगी कि नहीं लगी? तो समटाइम लेबर सबसे बड़ी महंगी पड़ जाती है। आप पेंटिंग लेते हैं तो पेंटिंग में तो सिंपल कागज था 20 रुपए का, तो पेंटिंग 10 लाख रुपए की क्यों है? क्या वो जो पेंट लगा है वो पेंट महंगा है? हाँ। तो इसका मतलब है समटाइम लेबर इतनी महंगी हो सकती है कि बाकी सारी चीजें मिला के भी उसके बराबर नहीं पहुंच सकती। समझ आई? तो समटाइम मटेरियल इनसिग्निफिकेंट होता है, लेबर सबसे ज्यादा महंगी हो जाती है। लेकिन लेस की सूरत में, जब लेस बना रहे हैं उसमें लेबर की स्किल की जरूरत नहीं है, उसमें लेबर के स्किल की जरूरत नहीं है, उसके बगैर ही काम चल रहा है। तो लॉजिक समझ आ रही है नहीं आ रही? तो इसका मतलब हुआ कि मेन कंपोनेंट तीन ही होते हैं, कौन कौन सा? मटेरियल, लेबर और एफ। बाकी सारे खर्चे वो इनसिग्निफिकेंट है, एफ में चले जाएंगे। लेकिन समटाइम मटेरियल सबसे महंगा होता है और समटाइम लेबर सबसे महंगा होता है। मतलब एक बंदा 2 कुर्सियां बना रहा है, कितनी कुर्सियां बना रहा है? सेम लकड़ी दोनों में लगी है, लेकिन एक लकड़ी पे उसने डिजाइन बनाया है और दूसरी पे उसने कोई डिजाइन नहीं बनाया। तो क्या दोनों की कॉस्ट, उनकी सेल प्राइस सेम होगी? नहीं होगी। तो रहेगी नहीं। हालांकि लकड़ी तो दोनों में सेम लगी है, लेकिन सिर्फ एक डिजाइन बनाने की वजह से वो इतनी महंगी हो। और समटाइम वो डिजाइन इतना महंगा हो सकता है कि लकड़ी की कॉस्ट से भी डबल से भी ज्यादा महंगा हो सकता है। नहीं समझ आई? अब आप सोचो एक मिनट के लिए कि जो 30 रुपए का लेस का पैकेट होता है, उसके अंदर एक आलू पूरा नहीं होता। तो क्या मतलब है वो 30 रुपए का क्यों? 30 रुपए में तो अन्य वहाँ आलू आ जाते हैं। अब खुद घर बैठ के बनाए तो अन्य वहाँ चिप्स बन जाती, पूरा खानदान खा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो 30 रुपए का पैकेट है उसमें सिर्फ आलू का खर्चा नहीं है, उसमें बाकी खर्चे इतने ज्यादा है जिसकी वजह से वो 30 का सेल हो रहा है। नहीं बात समझ लगी? बाकी कंपनियां फिर बना लेना 15-15 रुपए का उसके मुकाबले, लेकिन नहीं, लेज का कोई कंपटीटर नहीं है मार्केट में। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि वो 30 रुपए के पैकेट में एक आलू भी पूरा नहीं होता है। तो फिर बाकी कंपनियां क्यों नहीं बना? उनके पास अपॉर्चुनिटी है भाई, वो उससे ज्यादा मटेरियल डाल ले और सस्ता करके बेचे, 15 रुपए का बेचे। लेकिन नहीं बेच सकती, क्यों? क्योंकि उनके बाकी खर्चे इतने ज्यादा हैं कि वो खर्चे मीट नहीं हो पाएंगे उनसे। समझ आ गई बात की? तो बच्चों, रॉ मटेरियल की कॉस्ट से लेके फिनिश गुड्स तक जो खर्चा भी हुआ है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये सारे खर्चे जो यहाँ पे हो रहे हैं, ये सारे के सारे एफओएच के खर्चे हैं। आलू जो है उसका खर्चा कौन सा है? रॉ मटेरियल। और लेबर कहाँ पे काम कर रही है? फैक्ट्री में। कहाँ पे? जो प्रोडक्शन हॉल में काम कर रही है वो क्या है? वो एफओएच। डोर फिट है हाल इधर इधर, वो क्या है? डायरेक्ट लेबर। याद रखो, ये इंजीनियरिंग रूम, क्लिनिक, मस्जिद, कैंटीन, टेक्निकल स्टोर, इसमें भी बंदे काम कर रहे हैं। सैलरियां तो इनको भी देनी है कि नहीं देनी? अब बोलो तो सही। वो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं क्लिनिक में,
वो इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं इंजीनियरिंग रूम में, मौलवी साहब बैठे हुए हैं मस्जिद में, फी सबिलिल्लाह, हाँ, पैसे ले रहे हैं, तो क्या ये लेबर है? Yes, sir. कौन सी? तो वो कहाँ जाएगी? Thank you. वो एफ में जाएगी। और समझ आ गई बात? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्लियर हो गई है कि कहाँ से लेके कहाँ तक का खर्चा कहाँ रिकॉर्ड करना है। सिर्फ आलू और प्रोडक्शन हाल में इस्तेमाल होने वाली लेबर, ये कौन से खर्चे हैं? डायरेक्ट। और बाकी सारे खर्चे कौन से हैं? इनडायरेक्ट खर्चे। चाहे वो आलू यहाँ पे आलू गोभी में इस्तेमाल हो जाए, तो वो भी डायरेक्ट खर्चा नहीं है। नहीं समझ आई? आपने कभी ऐसा किया हो कि लेस का पैकेट खोला, बीच में गोभी नजर आई? ऐसा हुआ कि वो गोभी जो कैंटीन में पकने वाली थी उसमें से एक आधा पीस निकल के लेस वाले पैकेट में चला गया? नहीं। समझ लगी बात की? तो क्या मतलब है कि जो गोभी कैंटीन में पकी और सारे खा गए, वो कौन सा मटेरियल है? वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। ठीक हो गया जी? चलो जी बच्चों, आज के लिए काफी, कल इंशाल्लाह से आगे कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बताएं सवाल। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बताएं, आपके कुछ सवाल हैं? असद वहीद, अहमद फारूक, मिशाल चौधरी, मोहम्मद अब्दुल्ला, नूर फातिमा। हाँ जी, मिशाल चौधरी, आपको समझ आ गई कि सीएमए का पेपर कैसे आएगा? हम्म। नहीं, असल मियाँ सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया, फिलहाल कोई चेंज नहीं आया। सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया बच्चे। और कोई सवाल बच्चे? अशमन फारूक, मिशाल चौधरी, मोहम्मद अब्दुल्ला, नूर फातिमा। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।